जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं कल्हड़ की राजतरंगिणी। बहुत ही फेमस टॉपिक कहलाता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में। इस विषय वस्तु के बारे में ना केवल एक सामान्य ज्ञान की दृष्टि से हमको जानना चाहिए, बल्कि विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, क्विज वगैरह होते हैं, उनमें इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सामने देख पा रहे होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, एमपीएपी का एग्जाम 2022 में, उसमें पूछा गया था। जबकि ये वाला जो क्वेश्चन है जो आप सामने देख पा रहे हैं 121 नंबर का, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी एमपी सेट एग्जाम 2024 वाले में, जो कि अभी हाल फिलहाल में 15 दिसंबर को हुआ है। ठीक है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कहलाता है। इस विषय वस्तु के बारे में जानेंगे, काफी अच्छे से जानने का संक्षेप में प्रयास हम करने वाले हैं। तो विषय वस्तु का नाम है, आपके टॉपिक का नाम है कल्हड़ और उनकी पुस्तक राज्य तरंगिणी के बारे में। ये अपने आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महानतम कृति कहलाती है भारत की पुस्तकों के संदर्भ में, यदि देखा जाए विशेषकर इतिहास के संदर्भ में। अन्य विषयों के बारे में भी इससे काफी जानकारी मिलती है, परंतु इतिहास के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसको भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक करके कहा जाता है। वेस्टर्न विद्वानों के द्वारा भारतीयों पर सदैव एक आरोप लगाया जाता रहा है कि भारतीयों में इतिहास बोध का अभाव रहा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे विंटरनेट्स, इनके द्वारा, एक और बंदे हैं मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा, डिकिंसन है, उनके भी द्वारा काफी आरोप लगाए जाते हैं कि साहब भारतीयों में ऐतिहासिक बोध का अभाव रहा। यानी इतिहास को विधिवत समझते नहीं थे, लिखते नहीं थे। इतिहास में जो आधुनिक मानदंड है कि हाँ डेट्स का उल्लेख होना चाहिए, किस व्यक्ति द्वारा कब क्या किसने किया, उसके सोर्सेस का उल्लेख होना चाहिए, साहित्यिक तथा पुरातात्विक साहित्यों का उल्लेख होना चाहिए, पुरातात्विक सोर्सेज होने चाहिए, तो बोले साहब इन सब चीजों का बड़ा अभाव रहता रहा है। तो ये काफी आरोप लगाए। इनमें एक सबसे टॉप का जो नाम कहलाता है वो बंदा कहलाता पार्जुटर। ठीक है, एंशंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन उनके द्वारा लिखी एक बहुत ही फेमस बुक कहलाती है। डायनेस्टी ऑफ द कली उनकी बहुत ही फेमस बुक कहलाती है। बहुत वर्क किया उन्होंने इस चीज पर उन्होंने भी यही आरोप लगाया है कि भारतीयों में एक चीज का अभाव रहा। वो क्या है? बोले साहब जी, ऐतिहासिकता या इतिहास बोध, जो भी आप कहना चाहें। हिस्टोग्राफी वाले सेक्शन में भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और सामान्य ज्ञान की परिप्रेक्ष्य में भी पूछा जाता है। कितनी बात ये सही है कि वाकई में क्या अभाव रहा, इन सारे समाधान को दे देने वाले व्यक्ति का नाम है कल्हड़ साहब जी। एंशंट हिस्ट्री में इनसे बड़ा इतिहासकार के रूप में आपको कोई नाम नहीं मिलता है। ये वो विद्वान हैं जिसके सामने वेस्टर्न थिंकर चाहे इतिहासकार हो वो तक पीछे हैं। इतिहास के पितामह नो डाउट हेरोडोटस को कहा जाता है, उन पर सहमति है। परंतु यदि भारतीय संदर्भ में कहा जाए तो सबसे पहला नाम आता है, वो है कल्हड़ तथा उनकी कृति राजतरंगिणी। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 12th सेंचुरी में इतिहास लिखा और उसके जो मानदंड अपनाए वो मानदंड बिल्कुल मॉडर्न थे। यानी साहित्यिक सोर्सेस के साथ साथ पुरातात्विक सोर्सेस का स्पष्टतः विश्लेषण करना, उसके आधार पर सत्य की खोज करना, पुराने इतिहासकारों के नामों इत्यादि वगैरह का उल्लेख करना, एनालाइज करना, और सबसे मेन चीज बिल्कुल न्यूट्रल होकर, तटस्थ होकर, पूर्वाग्रह से परे रह करके लिखना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये टॉप का नाम कहलाता भारत में। वास्तविक बात यह है कि अगर आधुनिक मानदंडों के आधार पर देखा जाए तो कल्हड़ को आधुनिक संदर्भ में उस जमाने का इतिहास का पिता कहा जाए तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो यह लागू ही है। हालांकि जो हमारे आख्यान हैं उसमें निश्चित रूप से भारत का आदि इतिहासकार भीष्म पितामह जी को कहा जाता है, परंतु यदि ऐतिहासिक आख्यानों में देखा जाए, ऐतिहासिक कालक्रम के संदर्भ में देखा जाए, कल्लड़ से बड़ा कोई नाम आपको नहीं मिलेगा इतिहास के पर्सपेक्टिव से। बाकी और भी विद्वान है, बोले सर जी कौटिल्य की अर्थशास्त्र में ही मिलता है हमको। ठीक है, वो सारी बातें सही है। हिस्ट्री को हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में, वो भी जो आधुनिक मानदंड उसके परिप्रेक्ष्य में लिखना, ये बहुत बड़ी बात थी। वो अपने समय से बहुत आगे के व्यक्ति थे, जिसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, जानेंगे उनके बारे में, इसमें बहुत कुछ कश्मीर का इतिहास भी जानेंगे, उनके द्वारा किताब में अपने क्या क्या बातें बताई गई हैं, उन विषय वस्तुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। सामान्यतः आप देख रहे हैं राजतरंगिणी किसकी रचना है। सिंपल सा अपन बता देते साहब जी, कल्हड़ जी की रचना कहलाती है। कल्हड़ ने जो अपनी कृति लिखी हुई है उसमें संस्कृत के कितने छंद हैं, तो बोले सर जी 8,000 छंद हैं। ठीक है, इन 8,000 छंदों को 8 यूनिट्स में बांटा जाता है, जिसको अपन 8 तरंग कहते हैं। एपी का क्वेश्चन अगेन, एमपी सेट परीक्षा में ये पूछा गया कि साहब जी कल्हड़ ने अपने पूर्व के इतिहासकारों का उल्लेख किया है। 11 इतिहासकारों की पुस्तकें बताई हैं, जबकि उनमें से 5 इतिहासकारों के नाम तो स्पष्ट तौर पर बताए हैं।
उनमें से किस एक का नाम नहीं बताया है? तो ये क्वेश्चन था। तो क्षेमेंद्र का उल्लेख उन्होंने किया, क्षेमेंद्र की नपावली उनका उल्लेख किया हुआ। सुब्रत का उल्लेख किया है उन्होंने, पद्म मेहर का उल्लेख किया है, प्रभात राग जी का उल्लेख नहीं किया है। और भी ऐसे कौन कौन से नाम है जिनका उल्लेख किया है, उस पर अभी बात करेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, नहीं पूछा था, तो ये वाला आना था साहब। ठीक, एक एक करके चर्चा करते हैं, विधिवत अपन देख लेते हैं। तो कल्हड़ भारतीय इतिहास के संदर्भ में बहुत ही महानतम नाम, श्रेष्ठतम नाम, जिनकी कृति राज तरंगिणी से ना केवल हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती, बल्कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, विभिन्न परिप्रेक्ष्य में हमको जानकारी मिलेगी। कश्मीर का जो लोकल इतिहास है उसकी विशिष्ट जानकारी हमको मिलती है, यदि आप देख पाए तो, कि कश्मीर में सूर्य मंदिर हुआ करता था, मार्तांड मंदिर हुआ करता था, उसका ध्वंसावशेष हो जाने वाला उस विषय वस्तु के बारे में, प्राचीन कश्मीर के जो वंश थे उनके बारे में, ये हमको जानकारी वहां मिलती है। कुछ आप पिक्स के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ठीक, तो इस विषय वस्तु पर हम जानेंगे। ये आप सामने देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश में जो वैकेंसियां निकली हैं एमपीपीएससी की, खासकर क्लास 2 वाली, उसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 कंपलसरी है। पेपर 1 आपका एमपीजीएस कॉमन कहलाता है, पेपर 2 का हर वैकेंसी के एग्जाम में के सापेक्ष में अपन देखें तो सिलेबस निकल रहा है या निकलता है। पेपर 1 मास्टर की है, इस विषय वस्तु को लेकर अपन ने वीडियो बनाया हुआ था आज से 1-2 दिन पहले, नहीं देखा आपने तो देख लेना। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना होने वाला है, उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, पेपर 1 की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, देर ना करें। इसी वीडियो के कारण ये वाला वीडियो बना रहे हैं। रीजन ये था कि उसमें काफी लोगों ने कमेंट किया कि सर एक डेमो क्लासेस भी मिल जाती कि किस प्रकार से पढ़ाया जाता है क्लास में। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर उनमें से एक छोटा सा टॉपिक उठाया अपन ने, बहुत ही 1% से भी कम वाला टॉपिक, जिसका नाम है कल्हड़ की राज तरंगिणी। उस पर अभी अपन यहाँ बात करने वाले हैं। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, उस बारे में भी जान जाएंगे। जो चीजें थी, कमेंट था कि हाँ एक डेमो मिल जाता क्लास का, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ये बैच स्टार्ट हो चुका है, देर ना करें। 1 जून को आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, और भी कई एग्जाम है, उनमें पेपर 1 भी काम आएगा। हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो अपन को तैयार करना है, बिना देर करे ज्वाइन करें। पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड पे अपनी क्लासेस हैं, हमारे ऐप पर होने वाली हैं। जो भी विद्यार्थी इच्छुक हो ज्वाइन करने के लिए संपर्क कर लें। और जिनको भी एग्जाम देना है 1 जून का असिस्टेंट प्रोफेसर का हिस्ट्री ऑप्शनल का, बिल्कुल गलती नहीं करना। सक्सेस का रास्ता पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 80 to 85% प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी सेलेक्ट होने वाले हो साथी, वरना दिक्कत में आ जाओगी। ये सारी बातें पिछले वीडियो बता चुके हैं, उसको जाकर के देख लेना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अपन टॉपिक पर आ जाते हैं। कश्मीर, कश्मीर की विभिन्न पुरातात्विक जो विरासत बिखरी हुई है, उन सभी का उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। चाहे प्राचीन राजवंश हो, वहां के कारकोट वंश वगैरह हो, उनका उल्लेख किया हुआ उन्होंने। वहां की जो प्रमुख इमारतें थी, मंदिर थी, उनका उल्लेख किया हुआ है। ये आप सामने देख पा रहे हैं। शैव धर्म की प्रधानता हुआ करती थी वहां पर, इस बात को उन्होंने उल्लेख किया है। न केवल कश्मीर के शासकों का, बल्कि प्रमुख भारतीय शासक, फॉर एग्जाम्पल की अशोक मौर्य का उल्लेख किया है। कनिष्क का उल्लेख करने वाला पहला बंदा कहलाता है कल्हड़ साहब। तो कई ऐसे पर्सपेक्टिव होते हैं जिनकी दृष्टि से वो काफी महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। सामने आप देख पा रहे होंगे कल्हड़ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। 1100 एडी में आपका जन्म होने वाला है, कहां पर, कश्मीर में। कश्मीर में भी कौन से प्लेस पर, दैट इज अ परिहासपुर करके नाम कहलाता है। उसकी आप इमेज अभी देखेंगे, सामने बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, उस नगर की खोज हुई है। वहां के वो कहलाते हैं जात्या ब्राह्मण से वह आते थे साहब जी। पिताजी का नाम चंपक था साहब, चाचा जी का नाम कनक था। वहां पर वे लोग राजा हर्ष के दरबार में आश्रित थे। कल्हड़ स्वयं भी राजा हर्ष के दरबार में रहे हैं, तथा साथ ही साथ एक और दूसरे शासक के दरबार में भी रहे हैं, जिसको कहा जाता है जयसिंह। उन्होंने अपनी ये जो कृति लिखी है राजतरंगिणी, जिसका मूल अर्थ होता है राजाओं की नदी, यह कृति उन्होंने विशेषकर जयसिंह के काल में लिखी है। 1148 में का टाइम आपको उनका एग्जैक्टली इस कृति का मिलने वाला, तो इस बारे में आप जान लेंगे। कल्हड़ किस धर्म को मानते थे, कल्हड़ शैव धर्म को मानते थे, परंतु इसके साथ साथ उनकी बौद्ध धर्म में भी आस्था थी। बौद्ध धर्म के बारे में भी वो काफी ज्ञान रखते थे, बहुत ही विद्वान पुरुष वो थे उस जमाने के साथ जी। जो किताब आपके द्वारा लिखी गई है, इसके इंपॉर्टेंस को जान लीजिए। कल्हड़ की राजतरंगिणी भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कहलाती है। 2 लोगों के द्वारा ये बहुत ही फेमस कोटेशन कहा गया है। एक कहलाते वेस्टर्न थिंकर, उनका नाम है विंटर निट्स, उन्होंने इनको प्रथम इतिहासकार कहा है। उसके पश्चात में जो दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है, वह भारत की महानतम इतिहास की लेखिका
आधुनिक काल की। उनका नाम है श्रीमती रोमिला थापर जी। उन्होंने भी इस कृति को तथा कल्हड़ को भारत का श्रेष्ठतम इतिहासकार कहा है उस जमाने का। क्लियर बात है, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो पहली इतिहास की पुस्तक है। क्यों इतिहास की अपन पुस्तक मान रहे? सबसे मेन वजह कहलाती है इतिहास, और जो उसकी आधुनिक परिभाषा है। क्या परिभाषा है कि साहब इतिहास क्या है? इतिहास है महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रमिक अध्ययन, जो कि विश्लेषण परक हो, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज पूर्वाग्रह से परे हो, बिल्कुल न्यूट्रल होकर लिखा जाए, भेदभाव परक ना लिखा जाए। कल्हड़ अपनी कृति राजतरंगिणी के 7वें श्लोक में इस बात को साफ साफ कहते हैं कि साहब वही व्यक्ति श्रेष्ठ कवि है, अर्थात इतिहासकार है, जो राग द्वेष से परे होकर के चीजों को लिखता है। उन्होंने कवि को ही इतिहासकार कहा है, इस बात को ध्यान रखना। कौन से श्लोक में कहते हैं? 7वें श्लोक में कहने वाले हैं साहब। तो आप देख पा रहे हैं, उन्होंने ये बात भी कही है कि सत्य का अन्वेषण करना है। कार्य किसका? इतिहासकार का कार्य है, ड्यूटी है साहब जी। उसको एक न्यायाधीश की तरह, एक जज की तरह काम करना चाहिए। ये बात उन्होंने कही है, किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त रह के। तो अपनी कृति में इस बात को उन्होंने साफ सुथरे तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहा है। पहला वैष्णव विद्वान विंटरनिट्ज, जबकि दूसरा भारतीय विद्वान के संदर्भ में जिन्होंने कल्हड़ के बारे में, उनका नाम है रोमिला थापर जी। क्या कहा है? भारत का महानतम या प्रथम इतिहासकार। हालांकि विंटरनिट्ज कहते हैं साहब एकमात्र कह देते हैं, इस रस्सी से उनका कथन एकमात्र वाला वर्ड जो है वो तो गलत है, परंतु महत्वपूर्ण बात बाकी सेंटेंस में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है। कल्हड़ ने कब लिखी ये किताब? 1148 में लिखी है, 2 साल में पूरी होने वाली है। कौन सी शताब्दी कहलाती है? 12वीं शताब्दी, 12th सेंचुरी कहलाती, तब आपने लिखा। किनके दरबार में रहे? 2 शासकों के दरबार में कल्हड़ रहे। पहले हर्ष के दरबार में रहे। हर्ष वही हैं जिन्होंने कश्मीर के बहुत सारे मंदिरों को लूटा, संपत्ति इत्यादि वगैरह को लूटा। इसलिए हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है, जालिम तक कहा जाता है। जबकि उनके पश्चात में जो प्रमुख शासक आने वाला है, उनका नाम है जय सिंह। उनके दरबार में रहते हुए कल्हड़ ने लिखा है इस कृति को। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। किस लैंग्वेज में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा है। कितनी तरंग हैं? कुल 8 तरंग है। टोटल कितने श्लोक हैं? बोले 8000 श्लोक दिए गए हैं इस किताब में। किस प्रकार की शैली में लिखा गया है? बोले साहब अलंकृत शैली में लिखा है। कैसी शैली है ये? बोले साहब ये महाभारत वाली शैली कहलाती है, उसमें लिखा है। बेसिक से पॉइंट है, ये अपन को दिमाग में होने चाहिए। 2-4 बार पढ़ोगे तो निश्चित रूप से बन जाएगा। कौन कौन से सबसे खास छंद उन्होंने उपयोग किए हुए हैं? तो वैदर्भी रीति, और सबसे प्रिय जो उनका कहलाने वाला है वो अनुष्टुप छंद कहलाता है। एक एक बिंदु जो बात मैं आपसे कह रहा हूं उन पर क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट्स आ जाते हैं। ये आपको दिया हुआ है। कितने तरंग? बोले 8000। यही क्वेश्चन किसमें पूछा गया था? एमपीएपी 2022 वाले एग्जाम में पूछा गया था। इन 8 यूनिट को ऐसे बांटा, 1 2 3, पहले 3 + 3 + 2, इस प्रकार से उन्होंने सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं और सेक्शन वाइज उन्होंने जानकारी दी है। उस जानकारी के अंदर अभी ज्यादा नहीं जा रहे हैं क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा उन्हीं तो। ठीक, यही क्वेश्चन था एपी वाला जो आप सामने देख पा रहे हैं, 2022 वाला। आगे बढ़ते हैं। राजतरंगिणी जो मूल रूप से लिखी गई वो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई, परंतु उनके बाद में भी राजतरंगिणी के कई पार्ट लिखे गए हैं। कुल 4 राजतरंगिणी के पार्ट आपको मिलने वाले हैं। पहली किसकी कहलाने वाली है ये आपको बनना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। वो कहलाती है कल्हड़ की शादी। कल्हड़ के लगभग 200-250 साल के बाद में जैनुल आबिदीन, जिसका टाइम पीरियड कहलाता है 1420 से लेकर 1470 तक, कश्मीर का अकबर, अलाउद्दीन खिलजी इत्यादि उपनाम से आप उसको जानते हैं। उनके काल में जौन राज ने यह किताब आगे कंटिन्यू लिखी, यानी जहां पर कल्हड़ ने अपनी कृति को छोड़ा था, कंप्लीट किया था, उसके आगे का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? जौन राज। किसके दरबार में थे ये? जैनुल आबिदीन के दरबार में थे। तो ये कहलाती है दूसरी। इसके पश्चात में आने वाली है आपकी तीसरी। तीसरी राजतरंगिणी किसने लिखी है? बोले साहब जी श्रीवर ने लिखी है। यानी जौन राज ने जहां छोड़ा उसके आगे की हिस्ट्री किसने लिखी साहब जी? श्रीवर ने। तो ये तीसरी कहला गई। उसके बाद में चौथी राजतरंगिणी भी लिखी गई है। किसने लिखी है? प्रज्ञा भट्ट और शुक ने मिलकर के लिखी है। ठीक, जहां उन्होंने जहां तक का इतिहास लिखा उसके आगे का आपके द्वारा बढ़ाया गया साहब। महत्वपूर्ण बात है। क्लियर। 1586 में अकबर का कश्मीर अभियान, आप ये पढ़ते हैं, जीत लेगा, अपने क्षेत्र में मिला लेगा, उसके द्वारा भी ट्रांसलेशन करवाया जाएगा साहब जी। कल्हड़ की राजतरंगिणी का कई विद्वानों के द्वारा ट्रांसलेशन किया गया है। एक एक करके देखते हैं। फारसी अनुवाद, ठीक है, किसके द्वारा? बोले साहब मुल्ला अहमद। ये किसके दरबार में थे? जैनुल आबिदीन के दरबार में थे। इन्होंने कल्हड़ की मूल राजतरंगिणी का ट्रांसलेशन किया था। ठीक, सबसे पहला ट्रांसलेशन ये कहलाता है।
जबकि यौनराज ने, जहां पर कल्हड़ ने छोटी सी कृति, उसके आगे की हिस्ट्री लिखी है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा फारसी अनुवाद अपन बात करें तो मुगल काल में मोहम्मद शाहबादी के द्वारा किया गया था। किसके टाइम पर? बोले अकबर के टाइम पर। फ्रेंच अनुवाद की बात करें तो ट्रोयर के द्वारा किया गया है, और सबसे फेमस जो अनुवाद कहलाता है, इंग्लिश का कहलाता है, अर्ल स्टाइन जी के द्वारा किया गया था। क्लियर है? कलर्स राजतरंगिणी के नाम से, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। ठीक, तो ये ट्रांसलेशन हुए हैं, ये सेक्शंस कहलाते हैं। यानी कितनी राजतरंगिणी किताबें हो गई? बोले साहब जी 4 हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। जबकि ये क्या दिए हुए आपको? ट्रांसलेशन, पहले फारसी में 2 लोगों ने, फिर उसके बाद में फ्रेंच, फिर आप देखेंगे इंग्लिश। इसके अलावा और भी दोनों किए हैं, पर एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है आपको केवल यहाँ पर वो बताया जा रहा है। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जान लीजिए। कल्हड़ को क्यों अपने प्रथम इतिहासकार कहा? क्योंकि इतिहास की जो आधुनिक विद्या है, कला है, जो शैली है, उस पद्धति से उन्होंने लिखा हुआ है। वो पद्धति क्या है कि जिस विषय पर आप इतिहास लिख रहे हैं, पूर्व में जिन इतिहासकारों ने उस विषय पर लिखा, उनकी किताबों को पढ़ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, उसमें से कोट्स उठाइए, उसमें से पॉइंट्स उठाइए, फैक्ट्स उठाइए, प्लस उनको क्रेडिट दीजिए, उनका उल्लेख करिए। इसके साथ साथ जो पुरातात्विक सामग्री है उसका विश्लेषण करिए, एग्जामिन करिए, जो चीजें सही लगती हैं निष्पक्ष रूप से लिखिए। तो ये आधुनिक पद्धति कहलाती है, ये कल्हड़ ने की है। तो कल्हड़ ने पुराने इतिहासकारों का उल्लेख किया है, जिनमें से 6 पॉइंट आपको बहुत महत्वपूर्ण है। टोटल 11 का उल्लेख किया उन्होंने। इनमें सबसे पहली कहलाती है नील मुनि जी की नीलमत पुराण। ये अति महत्वपूर्ण है साहब जी, सबसे प्राचीनतम पुस्तक कहलाती है वहां की। दूसरे, और कौन कौन ऐसे बंदे हैं? तो 5 बंदे आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनका उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। किस किस का? सुब्रत का, जो कि कवि और इतिहासकार थे। क्षेमेंद्र का उल्लेख किया है, जिन्होंने क्या लिखी साहब जी? नृपावली। और भी कई किताबें लिखी क्षेमेंद्र ने, ठीक है, वृहत कथा मंजरी लिखी है, भारत मंजरी लिखी है। परंतु कल्हड़ ने किस कृति को बेस बनाया क्षेमेंद्र की? उन्होंने नृपावली को बेस बनाया, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट, हेलराज को बेस बनाया। हेलराज की पुस्तक कौन सी थी? बोले साहब पार्थिवा वाली, उसको बेस बनाया। 3 हो गए। चौथे कौन है? बोले पदम मेहर। पांचवे कौन है? छवि वल्लेकार। इनका भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से आप देखें, टोटल 11 बुक्स का उल्लेख किया है। जबकि विद्वानों के बारे में बात करें तो 5 इन इतिहासकारों का प्लस नीलमुनि जी का उन्होंने नाम लिया हुआ है कि मैंने इन इनकी कृतियों में से चीजों को उठाया है, एग्जामिन किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहला जाती है। बहुत सारी चीजों की जानकारी हमको मिलती है। विशेषकर हम देखेंगे तो कश्मीर का इतिहास और भारत का इतिहास, क्षेत्रीय इतिहास और राष्ट्रीय इतिहास दोनों ही मिलता है। वो बताते हैं कि साहब जी मौर्य शासक अशोक जो थे, उन्होंने श्रीनगर शहर बसाया कश्मीर में, ये जानकारी मिलती है साहब। ठीक, उसने पहला बंदा माना जाता है। आज भी देखें कि कुषाण शासक कनिष्क का उल्लेख किया है, उनके बारे में बताया है। चौथी बौद्ध संगति तक का उन्होंने उल्लेख किया है। फर्स्ट पर्सन कहलाता है भारतीय इतिहास में या प्राचीन भारतीय इतिहास में जिन्होंने कनिष्क का उल्लेख किया हो। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। राजपूतों का उल्लेख किया साहब जी, 36 वंशों का उल्लेख किया है, जातियों का उल्लेख किया है 64। ठीक, उन्होंने खुय या सुय नामक इंजीनियर के बारे में भी बताया है, जो कि उत्पल वंश के शासक अवंती वर्मन के दरबार में थे। उनके आदेश पर वहां पर बहुत ही फेमस जो नहर कहलाती है उसका निर्माण करवाया था, प्लस उसके माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था कराई थी। तो ये हमको जानकारी मिलती साहब जी। किस नदी पर? बोले साहब झेलम नदी पर बांध बनवाकर सिंचाई। कश्मीर के 4 राजवंशों का क्षेत्रीय इतिहास हमको मिलता है, गोनंद का, कारकोट का, उत्पल वंश का और लोहार वंश का। कई महिला रानियों का या शासिकाओं का भी हमको उल्लेख मिलता है, जिनमें से बहुत ही फेमस नाम आप जानते ही होंगे कि साहब जी दिद्दा। लेकिन उन्होंने क्या बोला है? बोला साहब यशस्कर वंश की रानी दिद्दा करके उन्होंने कहा है। स्पेलिंग मिस्टेक है, वहां पर सुधार लीजिएगा। इसके अलावा उत्पल वंश की रानी सुगंधा का उन्होंने उल्लेख किया है। गोनंद वंश की रानी यशोमती का भी आपके द्वारा उल्लेख किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि पुरुष प्लस महिला दोनों के बारे में उन्होंने सही तरीके से वर्णन किया है। ऐसा नहीं है कि एक पक्षी उन्होंने लिखा हो साहब जी। ठीक, कई लोग फिर भी इतने के बावजूद कल्हड़ की आलोचना करने वाले हैं। आलोचनाओं के आधार क्या होने वाले? बहुत ही सीमित होने वाले साहब जी। जैसे कि बोले साहब जी पूरा संपूर्ण इतिहास नहीं लिखा, जितना लिखा उतना ही बहुत है। दूसरा, बोले साहब जी कि यर्स का तो उल्लेख कर दिया है, परंतु तिथियों का सही तरीके से उल्लेख नहीं किया है। तो ये भी उनकी आलोचना होने वाली है। एक और आलोचना कहलाती, बहुत ही बेसिक सी, बहुत ही मामूली सी आलोचना है कि बोले साहब जी उन्होंने कश्मीर के इतिहास को ज्यादा फोकस किया है। तो ये देखने के लिए मिलता, बोले कि साहब यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका एक आंशिक तौर पर पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। पर सच बात ऐसी नहीं है। ये आलोचना बहुत ही सिंपल सी है, इनमें बहुत ज्यादा कोई बलवती तर्क नहीं है। वास्तविक बात तो ये है।
उनके द्वारा जो चीजें लिखी गई वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उस समय तक किसी के द्वारा नहीं लिखी गई, नहीं बताई गई, एक इतिहासकार के रूप में साहब जी। फॉर एग्जाम्पल सूर्य मंदिर का उल्लेख करते हैं वो बताएंगे, पुराने वहां के राजवंशों के बारे में बताएंगे, वहां के नगरों के बारे में बताएंगे। बहुत ही विशालकाय ग्रंथ है, बहुत इंफॉर्मेशन है इसमें। ठीक है, सैकड़ों पेजों की किताब कहलाती है। हम तो बहुत ही शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, और जो बातें उनके द्वारा बताई गई उनको हम आज भी एग्जामिन करें, क्रॉस चेक करें, तो बिल्कुल सही पाई जाती हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने पूर्वाग्रह या भेदभाव से परे रह करके लिखा, ये बहुत बड़ी बात है। वरना आप अभी भी पढ़ेंगे तो अंग्रेजों के काल में भी और वर्तमान समय में भी इतिहासकारों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि साहब जी वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो उनके अन्नदाता होते हैं, राजा होते हैं, या जो पावरफुल लोग होते हैं, उनके पक्ष में होकर के कहीं ना कहीं इतिहास की व्याख्या करते हैं, फेवर करते हैं। कल्हड़ ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत महान बात है। ये आधुनिक सिद्धांत कहलाता है निष्पक्षता का, तटस्थता का। उस जमाने में उन्होंने लेके चला, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और साथ ही साथ विशद इतिहास का ग्रंथ लिखा, विधिवत हमको जानकारी दी कश्मीर के क्षेत्रीय वंशों की, वहां के प्रमुख नगरों की, मंदिरों की, महलों की, सिक्कों की, सभी की जानकारी दी, जो कि आप देख पा रहे हैं और उसको हम आज भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये हमको मिलता है, ये हमको उनकी प्रतिमा मिलती है वहां पर, आप देख पा रहे होंगे। आज भी कश्मीर के इतिहास में हालांकि बहुत नष्ट हो गई हैं चीजें, नष्ट कर दी गई हैं, वो एक अलग विषय है। तो ये हमको जानकारी मिलती है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये हैं कल्हड़ तथा उनकी कृति राज तरंगिणी, जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा करी। इन शॉर्ट में अगर उस पर हम बात करें तो कल्हड़ भारत के प्रथम आधुनिक संदर्भ में इतिहासकार कहलाते हैं, जिनको इतिहास बोध था। उनकी कृति में इतिहास बोध देखने को मिलता है। आधुनिक जो इतिहास के मूल्य हैं, उस पर आधारित लिखा उन्होंने। ठीक है, निष्पक्ष है उनके द्वारा दिया गया विवरण। ये चीज पाते हैं हम। किन किन ने भारतीयों पर आरोप लगाया है, उन बिंदुओं को जाना कि साहब पार्जेटर हो गए, चाहे विंटरनेट से खुद हो गए, ठीक है, चाहे डिकिंसन हो गए, चाहे मैकडोनाल्ड हो गए, इनके द्वारा लगाया गया। परंतु इन्हीं में से एक बंदा कौन है, विंटरनेट से बताते हैं कि बोले नहीं साहब, श्रेष्ठ इतिहासकार रहे साहब कल्लड़, वो भी प्राचीन काल के। दूसरा नाम क्या देखा, रोमिला थापर। कल्लड़ जी की कृति के बारे में क्या देखा, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। कब से लिखना चालू किया, 1148 में। कितने साल में पूरी की, 2 साल में, यानी कि 1150 में। कुल कितनी यूनिट है, 8 यूनिट। यूनिट्स को क्या कहा, तरंग कहा है। कितने श्लोक हैं, 8000 श्लोक हैं। कितनी इतिहास की बुक्स का उन्होंने उल्लेख किया, बोले साहब जी 11 बुक्स का उल्लेख किया है। कितने राइटरों का उल्लेख किया, तो 5+1। नील मुनि जी एक, प्लस बाकी 5, तो व्रत पदम्भर इत्यादि वगैरह का उन्होंने उल्लेख किया है। कनिष्क का उल्लेख करने वाला पहला बंदा कहलाता था। मौर्य शासक अशोक का उल्लेख किया। श्रीनगर शहर की स्थापना वाली बात उनके द्वारा वहां पर कही गई है। बहुत सारे महलों के बारे में, प्लेसेस के बारे में, नगरों के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में, जाति परंपराओं इत्यादि वगैरह के बारे में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है। उनके पूरा का पूरा जो विवरण है निष्पक्षता पर आधारित है। और अपनी बुक की राइटिंग के दौरान उन्होंने पहले ही शुरुआत में इस पॉइंट को स्पष्ट किया था, 7वें नंबर के श्लोक में, 7th नंबर के श्लोक में, कि साहब जी वही इतिहासकार है जो कि राग द्वेष से परे होकर के लिखे। हालांकि इतिहासकार को उन्होंने कवि वर्ड कहा है, कवि यूज किया हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अपन ने देखा। अब मेरा मानना है कि इतने पॉइंट से जब आप जान लेंगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप बना लेंगे, सामान्य रूप से आप उनके बारे में जान गए। तो एक ये छोटा सा डेमो क्लासेस का सैंपल था आपके सामने। ठीक है, इसी प्रकार से इतनी ही डेप्थ में सारे टॉपिक्स को हम हिस्ट्री के पढ़ने वाले हैं, जीएस के भी टॉपिक इसी प्रकार से पढ़ने वाले हैं। और यदि ऐसे पढ़ लोगे साहब तो एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे एमपीपीएससी या यूपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले कोई अन्य जो भी एग्जाम हो। तो बिना देर करे आप इस बैच को ज्वाइन करें। सामने आप नंबर देख पा रहे हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें और इस कीवर्ड को आप समझ लें। अभी से गलती नहीं करना साहब। मैं हमेशा कहता हूं कि घटिया कंटेंट मत पढ़ो और देर मत करो तैयारी में। हमेशा मैं इस बात को समझाता हूँ। पेपर 1 आपको सभी एग्जाम में काम आने वाला है। अगले 6 महीने में कई वैकेंसी आपकी निकलेंगी जो कि एग्जाम कैलेंडर में दी हो अथवा ना भी दी हो, वो भी वैकेंसी आने वाली है। वहां पर कॉमन रहने वाला पेपर 1। ठीक, जबकि पेपर 2 उसका जो वैकेंसी होगी उसके स्पेसिफिक या उसके अनुसार बनाया जाएगा। तो उस पर भी आपको मिलेगा बैच। पर अभी स्टार्ट हो चुका है क्या, पेपर 1। वहां भी काम आएगा, एपी में भी काम आएगा। दूसरा है सबसे बड़ा सेक्शन कहलाता है इतिहास का। यदि आपने
समय खो दिया, तो बाद में इनको कवर कर पाना मुश्किल होगा। और 3 चीज़ें अपन को करनी ही करनी है, तब जाकर के सिलेक्शन मिलेगा। पहला कि बहुत अच्छी क्वालिटेटिव जो क्लास है, कुछ इसी प्रकार की जो अभी आपने देखी कल्लड़ की रातें में, कुछ इसी प्रकार की कई क्लासेस तो इससे भी बेस्ट होने वाली हैं। क्लासेस बहुत अच्छे से करेंगे, सारे सेक्शंस को लेके करेंगे, ऐसा नहीं कि गिने-चुने सेक्शन करके बोले भला टालने वाला, नहीं। सारे सेक्शन को लेके करेंगे, पहला काम। दूसरा, अच्छा नोट्स पढ़ना है, अच्छा कंटेंट पढ़ना जो हम आपको बताएँगे। तीसरा, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी करनी है, ठीक है? जब ये तीनों काम करेंगे, तब जाकर के आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा। और इस बात को आप मानिए कि ना केवल हिस्ट्री चाहे जीएस, इस पर्सपेक्टिव से आप अपने यहाँ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि ना केवल रिटन एग्ज़ाम में काम आएगा, बल्कि वो आपकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच में भी काम आएगा। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएँगे, तो वहाँ पर जब आप बात करोगे, तो आपका जो बात करने का तरीका होगा, चीज़ों को प्रस्तुत करने का तरीका होगा, वो ऑलरेडी इतना अच्छा, इतना इम्प्रेसिव होगा कि आपको इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। यही चीज़ें अभी सिखाते रहते हैं हम, कि साहब इंटरव्यू बोर्ड के सामने इस प्रकार से इन चीज़ों को बोलना और इस प्रकार से नहीं बोलना। तो जब आप इस बैच में जुड़ जाएँगे, तो डेफ़िनेटली बिगिनिंग से आप सीखेंगे। और ख़ासकर इसके कोर सेक्शन पर, जो कि इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इस पर बात होती है इतिहास के विषय पर। क्यों? क्योंकि ये तो स्पेशलाइज़ेशन है, विषय है आपका। वहाँ पर किस प्रकार से जवाब देना है, किस प्रकार से चीज़ों को रखना है, कोई फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स नहीं करनी है, किन बातों का समर्थन करना, किन बातों के विरोध में रहना, ये सारी चीज़ें आपकी अभी से अप्रोच क्लियर हो जाएगी, ना कि ये कि बोले हाँ, अब रिटर्न निकल गया उसके बाद में। जब अभी से क्लियर हो जाएगा तो आप हायर मार्क्स उठाएँगे। इसके लिए तैयारी करिए, ठीक? बहुत सारे विषयों के विद्यार्थी अपने यहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे होम साइंस वाले हों, सभी कर रहे हैं। हिंदी साहित्य वालों के लिए मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है? चाहे होम साइंस वाले हों, चाहे हिंदी साहित्य जिनका सबसे पहले है, उनके मॉक इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। यदि कोई मॉक देना चाहता है, उसकी प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो भी संपर्क कर लीजिए साहब जी। अच्छी खासी प्रिपरेशन आपकी मॉक के माध्यम से भी हो जाएगी, जो भी आपके पास में कम समय बचा हुआ है। क्लियर बात है? तो बिना देर करे इसको जॉइन करें। ये लक्ष्य लेकर के चलना है, रिटर्न में 85% प्लस मार्क्स आपको लेकर के ही आना है साहब। और रिटर्न का एग्ज़ाम आपका रुकना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। ये अपना भरपूर प्रयास होने वाला है। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।